बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल तेरे लिए की तीसरी किस्त स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं इसकी तीसरी किस्त को। अवैसे मोहब्बत से चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब किया तो बोला। इसने सिर्फ नजरों से अवैसे को देखा। आप मुझे से नाराज भी है ना? बच्चों के अंदाज में बोली तो अवैजा का दिल एक दफा से रुक के चला था। नहीं मेरी जान, में बिल्कुल भी नहीं नाराज हूँ अपने बच्चे से। अवैजा ने उसे उठाकर कहता इसके शाल बेड से लेकर इसकी गिर्द अच्छे से लिपटी। आओ चलें। इसकी आंखें साफ करते इसका हाथ थाम कर नीचे की तरफ आया। मेरोश उसकी नाराजगी दूर होते ही खुश हो गई थी। इस वक्त अपनी हालत, अवैजा की बेरुखी, सब कुछ भूलकर सिर्फ इसके मान जाने की खुशी में गुम थी। और डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने इसका तफसीली जायजा लेने के बाद इसकी शक को यकीन में बदला। और तब ही अवैजा नजरें भी मिलान नहीं बना पा रही थी। अजीब शर्म का एहसास हो रहा था जैसे इस सब में वो कसूरवार हो। दोनों गाड़ी में आए तो अवैजा ने गाड़ी रोड पर डालते ही इसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी थाई पर रखा। मेरोश इसकी आमद पर मजीद सुर होती नजर बाहर रोड पर गाड़ गई। लड़की तुम्हें क्या हो गया है? अवैजा शरारत से इसकी तरफ देखकर बोला तो इसने अवैजा को घूर कर देखा। इसकी मासूम गुरी पर इसने डरने के अंदाज में चेहरे का रुख बदला था। आप मेरी एक माने बाने की वो कुछ सोचती हुई आस्तिकी से नजरें उठाकर बोली। तो अवैजा ने सरापे में मुझे मेरी हवेली ले जाएं, सिर्फ कुछ देर के लिए। सबसे मिल लूंगी प्लीज। वो तो ठीक होती ही बोली। मेरोश में इस वक्त बहुत खुश हूँ, तो प्लीज मुझे गुस्सा करने में मजबूर नहीं करो। अवैजा ने संजीदगी से कहते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। फिर सारा रास्ते ही दोनों ने खामोशी से काटा। रात का टाइम था और खान हाउस में गर्मा गर्मी मची थी। आज वो सब डिनर के लिए हबीब खानजादा की हवेली में इनवाइटेड थे। मेरा अरमान की बेबाकी हरकतों पर चहलाती भी मशकूर जुल्ली पहन रही थी। इसने आज रेड कलर का पाँव तक काता फ्रॉक पहना था, जिसके साथ ब्लैक दुपट्टा इसने अभी बेड पर ही डाला हुआ था। वो कानों में अवैसे पहनती अरमान की बोलती नजर से डिस्टर्ब हो रही थी। वो जानती थी अरमान जानबूझकर फकत इसे तंग करना चाह रहा है। अरमान इसके चेहरे पर उलझन का तासरात देखते मुस्कुराया था। आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो जुल्ली पहनने के बाद इसकी तरफ मुड़ती ही बोली। इसके खूबसूरत सरापा देख अरमान की नजरों में हमार सा आया। फरहान इसकी नजरों से घबरा कर फौरन दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द फैला लिया। वो इसकी एहसास तबरीजी पर मुस्कुराता हुआ बेड से उठ के इसके पास आए। इतनी करीब आता देख मरहन ने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। अभी इसने 4 कदम पीछे लिए थे तब इसे ये जानकर दुख हुआ कि पीछे दीवार थी। वो नजर झुकाए दीवार से लगी अरमान के जज्बात को मजीद बढ़ाने दे रही थी। अरमान ने बिल्कुल उसके करीब आकर अपने कदम रोके तो मरहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आंसू से दुपट्टा मरहा से लग करते बेड पर उछाला। फिर उसकी आंखों में देखा। कितनी दफा समझाया अपने वजूद सिर्फ इस कमरे से बाहर छुपाए करो। आइंदा मेरे सामने ये हरकत की तो मुझे सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। वो घबरू लहजे में इसे समझाता अचानक इसके होठों पर जगह न कि इसकी नरमी अपने होठों से महसूस करने लगा। उसकी हरकत अब दोनों हाथ इसके कंधे पर ढकती बिल्कुल इसके आंसू पर खड़ी थी। अरमान को जब इसकी सांसों में ख्याल आया तो आंसू से पीछे हटा। वह कि गाल टमाटर की तरह लाल हुए तो देखो इस पर लब रखे। कुछ देर यूं ही इस पर लब रखे खड़े रहा। फिर उसकी पेशानी छूकर थोड़ा पीछे हुआ। नीचे दुपट्टा का खास ख्याल रखना। अपनी लिपस्टिक ठीक करके नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरमान सजीदे से कहता कमरे से चला गया तो वो भी लिपस्टिक सेट करती दुपट्टा और मोबाइल लेती नीचे आई। सभी लॉन्च में इसी का इंतजार कर रहे थे। वैसे गए वो आकर अरमान के साथ खड़ी हुई तो शास्त्र बेगम ने आगे बढ़कर दोनों की नजर उतारी थी। सीरत भी गिरे शलवार कमीज पर वाइट बटन लिए बेहद हसीन लग रही थी। बहराम मौजूद नहीं था क्योंकि इसे ऑफिस में कोई काम था, तो इसने कहा था वो वहां पहुंच जाएगा। उसकी गैर मौजूदगी में सीरत मुश्किल ही मुस्कुरा रही थी, वरना इसके बगैर इसके दिल के जाने ही नहीं लगता था। फिर वह सब अपनी अपनी गाड़ी में सवार होते छोटी हवेली के लिए निकले थे, जो सिर्फ 5 मिनट की मसाफत पे ही थी। वो लोग जैसे ही छोटी हवेली पहुंचे, समरीन बेगम अली हंजादा दरवाजे पर ही इनका इंतजार कर रहे थे। अलबत्ता हबीब हंजादा सामने सोफे पे बैठे अपने खास मुलाजिम को कुछ समझा रहे थे। अली हंजादा ने परवशा को मोहब्बत से खुद से लगाया। मेरी बेटी आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। इन्होंने इसके मुस्कुराकर मोहब्बत से कहा तो शर्मा दी। इसे शर्माता देख मेरा और सीरत दोनों ही मुस्कुराहट दबा गई। अली हंजादा ने अपने वॉलेट से सारे पैसे निकालकर परवशा को जबरदस्ती थमा दिए। वो 5-5 हजार के तकरीबन 20-25 नोट थे। वाह, इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? इसने क्या करने हैं? नूरीन बेगम जल्दी से बोली। बाकी सब जाकर सोफे बैठ गए। भाई की जरूरत नहीं है, पलवाशा बहू होने की हैसियत से पहली दफा हमारे घर आई है तो इतना तो बनता है मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। समरीन बेगम इससे खुद से लगाती लाड से बोली। उन सब की मोहब्बत और शर्मिंदा सी हुई थी। नूरीन बेगम ने मुस्कुराकर तासर से सर हिलाया और जाकर एक सोफे में बैठ गई। समरीन बेगम ने इस सोफे पर जा बैठ कर पलवाशा को अपने साथ बैठाया तो वह भी साथ चिपकती बैठ गई। माहिर कहाँ है? अजमेर हंजादा ने अली हंजादा से सवाल किया। मेरहा और सीरत ने मानी हैजे से इसी तरफ देखा, जो खुद को इसके चक्कर पर सुर होती होगी थी। ऑफिस में है, अभी आ जाएगा कुछ देर में, अली साहब ने जवाब दिया। फिर यूं ही सब बातों में लग गए।
मेरा जरमान के साथ बैठी थी। अचानक अपने कमर पर इसकी अंगुलियां रेंगती महसूस कर झटके से इससे दूर तरफ देखा, जो संजी से खफीफ संदादा की तरह बात सुन रहा था। मेरा ने गुस्से से इसे देखा था। इसने थोड़ा दूर होना चाहा तो अरमान की गिरफ्त मौजूद थी। इसकी हालत देखते पलवाशा ने अपने बदला लेने की खातिर इसे देखा तो मरहा ने इसे आंखें दिखाकर नजरें झुकाने में मजबूर कर दिया। उसकी काफी कोशिश के बाद भी अरमान ने उसे नहीं छोड़ा तो मरहा ने अपनी हील इसके पांव पर जोर से कुचली थी। अरमान तकलीफ से कराया। डर की वजह से इसकी गिरफ्त मजीद कमजोर पड़ी तो तेजी से इसके बाहर से उठती सीरीत के पास जाकर बैठी थी। और सब लाउंज में मुझे थे जब बहराम और माहिर इकट्ठे दाखिल हुए। दोनों ने ही आते साथ सलाम जड़ा था। माहिर उस परी बेगर को देखना चाहता था मगर अभी वो बहुत रश था तो उसे ढूंढ नहीं पाया था। वो कहाँ है? वो आगे बढ़कर सबसे मिला, फिर बहराम के पास ही बैठ गया। जब इसकी नजर सामने वाले सोफे बैठी पलवशा पड़ी तो माहिर को अपना दिल से मानना मुश्किल लगा। इसका दिल बेचैन होता, बस इसे देखने की ख्वाहिशमंद हो रहा था। माहिर भी दिल की मानते सबकी नजरअंदाज के इस पर ही नजरें टिका गया। दूसरी तरफ उसकी नजरें खतर पाते कन्फ्यूज सी हुई थी। शर्म से नजरें बिल्कुल जुगरा रखी थी जो माहिर हजादा को बेहद मुतासर कर रही थी। आ जाए, आप सब, खाना लग गया है। सबरी बेगम जो इन दोनों के आते ही किचन में चली गई थी अब लॉन्च में आते बुलंद आवाज में बोली। सब ये इकट्ठे उठ के डाइनिंग टेबल की तरफ आए। पलवाशा भी एहतरामन सबरी बेगम के साथ खाना सर्व करने लगी तो माहिर मुस्कुरा दिया। इसकी छोटी सी बीवी ने अपनी प्यारी सी हरकत से इसका दिल एक दफा से फिर अपना दीवाना बना दिया था। देखा मेरी बहू को कितना ख्याल है मेरा, किस तरह मेरी मदद करवा रही है। समरीन बेगम मुस्कुराकर बोली तो सर पड़ी। सभी इसे शर्माता देख हंसती तो मजीद सिमट गई। यही तो समझा रहे हैं हूँ अजमीर और जुबैर को कि अब हमें हमारी बेटी दे दें। हम सब से बढ़कर ख्याल रखेंगे अपनी शहजादी का। माहिर ने कौन सा पढ़ाई से रोकने हैं बच्ची को। अली शहजादी के बाद वो परेशान हुई थी। इसने एक मदद तलब नजर बहराम पर डाली तो बहराम ने सर हिलाते तसल्ली दी। हम जानते हैं अब हमारी गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे मगर ये अभी बहुत छोटी है। लाला, दूसरी वजह इसकी पढ़ाई बिजनेस है कि आपके सामने कुछ नहीं कहती मगर हवेली में इसने यही रोना डाला होता है कि अभी रुखसती नहीं होगी, पहले बिजनेस होगा। जुबैर खानजादा ने मुस्कुराकर कहा तो आखिर मैंने इसका राज खोला तो इसने नाराजगी से नहीं देखा। चाचू, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, अब इसके सामने बता रहा हूँ, इसकी अलग कंपनी नहीं बनेगी। इसकी ख्वाहिश है तो मैं अपने ऑफिस में इसका अलग रूम बनवा देता हूँ, वहाँ काम कर सकती है बस। हाँ, रुखसती के मामले में इसकी मर्जी, जब ये चाहेगी तभी होगी। माहिर कांटा प्लेट में रखते ससरत लेजे में बोला तो इसने हैरत से देखा। यही तो डर था इससे। बेटा, आप अलवशा को मना सकते हो तो हमें इससे कोई इतराज नहीं। अजमीर खान साहब ने बात खत्म करते हुए कहा तो पलवशा मुंह फाड़ कर इनकी तरफ देखने लगी। अचानक इसकी कान जैसी आंखों में आंसू जमा हुए थे। माहिर जो इसे ही देख रहा था इसकी आंखों में आंसू देख फिर मैं करमंद हुआ, लेकिन सबके सामने से चुप भी नहीं करवा सकता था। लाला, मुझे हवेली जाना है, प्लीज मुझे छोड़ना है। वो बहराम की तरफ देखते हुए बड़ी आवाज में बोली। सब ने ही हैरत से परेशानी से देखा। बेटा, क्या हो गया? आपने अभी कुछ खाया भी नहीं है, तभी तो ठीक है आपकी। सबरी बेगम परेशानी से उठी, इस्तकाई तो इसने नफी में से डलाया, दोनों हाथों से आंखें साफ की। मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द है तो आराम करूंगी, वो मुझे नींद भी आई है। वो बमुश्किल खुद और काबू पाती वो नौरीन बेगम भी उठकर इस्तकाई और इसके साथ बैठकर इसे खुद से लगाया। तो बच्चे, हवेली जाने की क्या जरूरत है? ये भी आपकी अपनी हवेली है, आपका माहिर से निकाह भी होता है, ना भी होता फिर भी ये आपके चाचू की हवेली है तो आप बिला झिझक यहाँ रुक सकती हैं। अली खान ज्यादा मोहब्बत से बोले। पलवशा अभी भी नौरीन बेगम के सीने पर सर टिकाई बैठी थी। वो अब अपनी हवेली के तमाम मर्दों से नाराज थी जो इससे वादा करके पल में मुकर गए थे। नहीं चाचू, मैं लेके जाता हूँ। हवेली में मुलाजिम होते हैं, कुछ ना होते हुए भी बातें बना लेंगे। बहराम की बात पर माहिर ने इसकी तरफ आंखें फेर कर उसे घूरा, लेकिन वो इसके सीज करता पलवशा की तरफ मुतवज्जो हुआ। उठो चंदा चले। बहराम खड़ा होता बोला तो समरीन बेगम ने इससे देखा। बेटा, मुलाजिम तो अभी भी जा रहे हैं सर्वेंट क्वार्टर और सुबह 8 बजे ही आएंगे। इन्हें मालूम नहीं होगा कि ये यहाँ रुकी है। आप लोग खाना खाएं, मैं इसे कमरे में छोड़ आती हूँ। इनकी बात पर सभी मुतफिक हुए। सर हिलाकर समरीन बेगम उससे लिए ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ी, उसे अपने साथ कमरे में बेड पर लटा दिया और उसे प्यार करती दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। नीचे सब ने खाना खाया, फिर हल्की फुल्की बातों में चाय पिएगी। रात 11 बजे वो लोग हवेली के लिए निकले थे। अजमीर खानजादा के कहने पर सीरत बहराम के साथ जा रही थी और इस बात पर बेहद खुश हुई थी। वो दोनों हवेली पहन चुके थे। अवैजा इसका हाथ पकड़े अंदर लाया था जहाँ सब औरतें ही मौजूद थी। वो दोनों एक सोफे पर बैठ के थे। रोहान जो सोहा के बाल खींचकर इसे तंग करने में लगा हुआ था, इसे देखते ही भागकर उस तक आया। बेहोश तो आंखें झुकाए हाथ बांधे बैठी थी। अवैधा ने रोहान को उठाकर इसे प्यार किया, फिर अपनी गोद में उठाया। लाला, आपका बेटा मेरा पक्का दुश्मन है। मजाल है कभी इसने मुझे प्यार किया हो, जब भी देखो मारने पहुंच जाता है। सोहा ने मुस्कुराते हुए अवैजा से शिकायत की तो अवैजा ने झुककर रोहान की गाल छुआ। मेरे बेटे की मर्जी, जिससे करे प्यार जिससे दुश्मनी। तुम अपने बच्चे से
कह कर महरोज से अपने बदले पूरे कर लेना। हम दोनों बाप बेटे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवेदा ने भी मुस्कुराकर महरोज को छड़ाते उसने नजरें उठाकर अवेदा शाह को घूरना चाहा था, लेकिन जब कोशिश के बावजूद उसकी आंखों में नहीं देख पाई तो फिर से नीचे देखने लगी। उसकी हरकत अवेदा ने बेमुश्किल अपना कह जब्त किया। सुबह सुबह आप दोनों कहाँ गए थे? राबिया शाह के सवाल पर अवेदा ने मुस्कुराकर महरोज को देखा। महरोज को तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास लेके गया था। अवेदा की जवाब पर तीनों ही परेशान उठे। क्यों, क्या हुआ ऐसे, और डॉक्टर ने क्या कहा? सुहा जल्दी से सवाल किया तो महरोज शर्माती हुई मुस्कुराई। तुम फूफा बनने वाली हो? अवेदा ने मुस्कुराकर कहा। क्या? माशाल्लाह। सुहा, राबिया और निदा बेगम इकट्ठी बोली थी। महरोज इस सब के रिएक्शन पर चमसी गई। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, तुम दोनों को हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे। निदा बेगम ने कभी आखिर मोहब्बत से दोनों के सरों पर हाथ रखते हुए कहा। क्या हालत बना ली है तुमने महरोज? जब से आई थी कैसी खिली खिली सी थी, अब देखो मरजा सी गई हो। आज से मैं तुम्हारे खाने पीने का खास ख्याल रखूं ताकि बच्ची की सेहत पर असर न पड़े। राबिया बेगम इसके पास बैठते हुए इसके माथे को चूमकर बोली। तो इनकी मोहब्बत से दिल से खुश हुई। डॉक्टर ने भी कहा है कि ये बहुत वीक हो चुकी है, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसका बस चले तो ये तो 5-5 दिन भूखी पर रहे। अवेदा संजीदगी से बोलता महरोज ने इसकी थाई पर चुटकी काटी। आप सबको ये तो नहीं बता सकती थी कि वो जो इससे इतने दिन नाराज रहा, ये हालत उसी के नतीजा है। उठो, रूम में आओ, मुझे फाइल नहीं मिल रही और ढूंढ दो, फिर ऑफिस के लिए निकलो। अवैधा रोहान को सोहा के पास बिठाकर इसे मुहात हुआ तो वो भी आस्ते से उठती इनके पीछे हो ली। कमरे में भी दाखिल हुई थी कि अवैधा ने झटके से इसे करीब खींचा और दांत बंद किया। इसके कमरे में दरवाजे से लगाते दोनों हाथ इसकी तरफ में रखे बगैर एक लफ्ज़ से बोले। इसकी होंठ बुझे का डेर माँ की तशही थी, मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। महरोज ने इसे कंधे से शर्ट को साथ ही जकड़ा। उसका सांस अब बिल्कुल बंद होने के दर पे था, मगर वह जालिम पीछे ही नहीं हो रहा था। जब बिल्कुल बेहिस हरकत होकर गिरने लगी तब अवैधा को इसका ख्याल आया। अवैधा ने इसे कमर से थामकर खुद से लेकर आहिस्ता से कमर से लाते से पुरसुकून करने की कोशिश की। महरोज ने आहिस्ता से सांसें भरनी शुरू की तो इसका दिमाग कुछ होश में आया। कुछ तो अगले बंदे का भी एहसास कर लेना चाहिए था। वो गुस्से से बोली तो अवैधा ने एक आंख दबाई। मेरी बीवी मेरी मर्जी। उसी दिल लहजे में बोला तो महरोज मुस्कुरा दी। दोनों हाथ इसी गर्दन में डालते चेहरा इसके सीने में छुपा गई। अवैधा, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आपको जरा रहम नहीं आया मुझ पर। कितना मनाया था मैंने आपको, मगर आप नहीं माने। और आपने सबके सामने मुझे कितना डांटा था उस दिन, हालांकि मैंने सिर्फ आपको परेशान न करने के लिए रोहान को बुखार करने ही बताया था। एक ही दफा सारे शुक्र करने लगे। अवैधा ने लब इसके बालों पर रखे, उसकी कमर पर अपने बाजू का हिसार बनाया। महर, मैं जब भी तुम्हारा इंतजार किया और तुम इतनी आई तो मैं सोचा मेरा क्या हाल होगा। 3 घंटे में तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम चाहती तो सोहा को कह सकती थी कि मैं तुम्हें बुलाया है या कुछ भी, मगर तुम खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अजय ने बाहतम की तो इसने सर उठाया। बेजा उसे साथ लिए सोफे पर आ बैठा तो महरोज खुद ही हिम्मत करती इसकी थाई पर हम बैठी। अवैधा ने इसकी पेशकदमी का हैरत से इसके देखा तो वह इंतहाई शर्मीली थी। जाने के आज कैसे खुद इसके पास आई थी। महरोज ने इसकी थाई पर बैठे बाजू इसकी गर्दन में डालकर माथा अवैधा के माथे से जोड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। महरोज, क्या हुआ डार्लिंग, आर यू ओके? वैसे इसकी गाल थपथपाकर इसे हिलाया तो वैसे के कंधे पर सर रखती हिचकियों से रो पड़ी। मुझे सिर्फ मम्मा से मिलवा दें प्लीज़। मैं अब मज़ीद इनके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ सिर्फ एक दफ़ा मम्मा से मिलवा दें। मुझे रोती ही बोली तवेज़त ने तकलीफ से आंखें मींची। वो कैसे संभालता है इसे, कब तक संभालता है? इसने तो हर मौके पर ही अपनी फैमिली याद करना था। कितने दिन उससे बहला लेता, टाल देता। अवेजा ने लम्हे में ही एक फैसला किया। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती है कि तुम अपने ख्याल रखेगी, रोगी नहीं उतारना, अपनी फैमिली से मिलने की जिद नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलवा दूंगा। अवेदा ने इसके बालों में हाथ चलाने के हाथ में रोशनी सर उसके कंधे से उठाकर इसे देखा। अब इसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते जैसे देख अवैधा के होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट बिखर गई। प्रॉमिस में आपकी सारी बातें मानूंगी, आप मुझे मामा से मिलवा दें। वो बच्चों की तरह आंखों में चमक ली बोली। अवैधा ने नरमी से इसकी मुस्कुराहट को अपने होंठों से महसूस किया, अगर पीछे हुआ। महरोज को जाने की अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो वो तेजी से इसकी गोद से उठी थी। इसकी इस कदर तेजी पर अवैधा ने घूर कैसे देखा। आराम से मैडम, अब आप अकेली नहीं है जो उछल रही हैं। अवैधा की बात और मुस्कुरा कर जवाब में सर हिलाते दुपट्टा ठीक करने लगी। अवैधा भी उठ के कपड़े लेता वॉशरूम चला गया, क्योंकि ये कपड़े उसकी बीवी खराब कर चुकी थी। सीरत खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी निगाहों से बहराम को देख रही थी, जो संजीद से ड्राइविंग कर रहा था। सीरत का दिल गोलगप्पे खाने को चाह रहा था, लेकिन बहराम को कहते इसे हिचकिचाहट हो रही थी। अब हवेली बिल्कुल 1 मिनट का फासले पे जब वो अचानक की हिम्मत करती आंखें मीच कर बहराम से वहां, तो मुझे गोलगप्पे खाने हैं। इसकी बेतुकी फरमाइश में बहराम ने हैरत से देखा। अब याद आ रहा है तुम्हें?
फरहान ने अजीब नजरों से देखती पूछा तो इसने मासूमियत से सर हिलाया। कोई जरूरत नहीं इस टाइम जाने की कहीं। तुम्हें लगता है रात के 11 बजे तुम्हें गोलगप्पे खिलाने लेके जाऊंगा? बहराम ने घूरते हुए कहा तो सीरत मुंह बसोर कर देखा। बहराम अब गाड़ी हवेली के पोर्च में पार कर चुका था। चाबी निकालता बाहर आया मगर सीरत अंदर ही बैठी रही। रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? उसकी तरफ दरवाजा खोलकर संजीदे से बोली। सीरत आहिस्ते से बाहर निकली। बगैर बहराम की तरफ देखे अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई तो बहराम को एहसास हुआ कि इसने पहली दफा इसने कोई फरमाइश की थी। आओ चलें। बुलंद आवाज बोला तो सीरत फौरन पलटी। चेहरे पर खुशी की कई रंग बिखर चुके थे। उतरी और भागकर दोबारा फिर सीट पर आ बैठी तो बहराम भी इसके बचपन पर सर झटकता अपनी ये पराठा हवेली से बाहर निकाल गया। तुम गाड़ी में बैठ कर खाओगी, इस वक्त बाहर नहीं निकलना। बहराम ने गाड़ी में रेनरोप डालते हुए सख्ती से कहा तो मुंह बना गई। ये क्या बात हुई भला? इतने दिनों बाद में हवेली से निकली हूँ, अब भी गाड़ी में ही बैठना है था ना? तो पहले ही बता देती, मैं आती ही ना। उसकी बात बहराम ने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा। चलो अब बता दे यार, तुम गाड़ी में ही बैठ कर खाओगी? मर्जी तुम्हारी, जाना है वापस चलें। बहराम संजीदे से बोला। इसका लहजा इस कदर रौब वाला था कि वो कुछ बोल ही ना पाई। खा लूंगी गाड़ी में बैठकर, वो ऐसा से सच जगाए बोले तो बहराम मुस्कुराया। जस्ट लाइक माई गर्ल। इसके मोहब्बत से कहने पर सीरत धीमा से मुस्कुराई। फिर बहराम ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और वेटर को वहां बुलाकर ऑर्डर नोट करवाया और उसने एक अपने लिए कोल्ड कॉफी और सीरत के लिए गोलगप्पे ऑर्डर किए। क्या हुआ है? बहराम ने सीरत के वसीले तासर को देखते हुए सवाल किया तो वो बसरती ओह बदल की। क्या हो जाता है अगर हम रेस्टोरेंट में बैठ कर खा लेते? इसने एक दफा फिर वही बात की तो बहराम बढ़ गई उठा। अब अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात निकली ना तो मैं गाड़ी यहीं से वापस हवेली की तरफ मोड़ दूंगा। खाना है तो खामोश रहो, नहीं तो चलते हैं वापस। वो बुलंद आवाज में दौड़ा तो सीधे दिल को दरवाजे से चिपकी। सीधी होकर बैठो। बहराम ने फिर से घूर कर गुस्से से कहा तो जल्दी से सीधे हुई थी। सबके चेहरे पर नाराजगी के तासरात आ चुके थे। कुछ ही देर में वेटर आता दिखाई दिया। सीरत गोलगप्पे देखकर सब कुछ भूलती खुश हो चुकी थी। बहराम उसकी इस आदत से बहुत मुतासर था कि वो चाहे इसे जितना भी डांट डपट करे, एक तो वो बेहस नहीं करती थी, दूसरा खुद ही मान जाती थी। वेटर सीरत की साइड पर आए तो इसने शीशे खोला और ट्रे इसके हाथ से लेनी चाहिए मगर उसने जानबूझकर ट्रे के नीचे से सीरत का हाथ पकड़ा। इसकी हरकत सीरत तो खौफ से दिल बंद होने को था। इसने तेजी से अपना हाथ वापस खींचा और वेटर अब मुस्कुराकर खबासे से देख रहा था। फिरहान ने जब सीरत को अचानक हाथ पीछे करते देखा तो एक नजर इसके चेहरे पर डाली जहां खौफ वाजे महसूस किया जा सकता था। पल में बहराम सारी कहानी समझ गया। कुछ कहा है इसने तुम्हें? बहराम इंतहाई वैसे से बोला तो सीरत आंखों में आंसू लिए सर झुका गई। बहराम ने इसकी आंखों में आंसू थे वो मजीद आगे बोला हुआ और झटके से गाड़ी से दरवाजा खोला बाहर निकला। सीरत ने परेशानी से दे यानी वो जान चुका था। बहराम ने आगे बढ़कर वेटर से लेकर नीचे फेंके और उसे जमीन पर धक्का दिया और उस पर लातों की बारिश करने लगा। सीरत बाहर जाकर इसे कंट्रोल करना चाहती थी मगर वो इससे गुस्से में देखकर डरती हुई गाड़ी में ही बैठी रही। जब काफी लोग जमा हुए तो उन्होंने बहराम को इससे लग किया। वेटर अब गड़गड़ाकर इससे माफी मांग रहा था मगर बहराम ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाकर इसी वक्त इस वेटर को फायर करवा दिया था। उसने एक आखिरी लात मारते वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। सीरत तो सांस रोके बगैर दरवाजे से लगी बैठी थी। रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। बहराम लेजो को नरम करता बोला। पठान खून था, इतने आराम से तो गुस्सा जाने से रहा मगर वो सीरत को खुद से खौफजदा नहीं करना चाहता था। इसकी बात थोड़ा सीधी हुई मगर दिल हमवार यूं ही पुपा रहा था। बहराम ने गाड़ी हवेली में रोकता तो बाहर निकलती अपने कमरे में भाग गई। माहिर ने रात 1 बजे बेमुश्किल ही इंतजार किया था ताकि सब सो जाए और फिर आराम व सुकून से दीदार यार कर सके। माहिर आहिस्ते से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बगैर जरा सी भी आहट किए इसने दरवाजा बंद किया। सामने हो कमर सीने तक डाले बिल्कुल सीधी लेटी थी। एक हाथ बेड पर रखा जबकि दूसरा बेड पर ही रखा था। बाल तकिए पर बिखरे थे। माहिर ने जब आखिर में नजर इसके चेहरे पर डाली तो इसकी मासूमियत खो से गया। गोल नरम मुलायम मुखड़ा जिसकी रंगत इस कदर साफ और गुलाबी थी कि बंदा छूते हुए भी एहतियात करे। बड़ी बड़ी गालें जिन पर हर वक्त गुलाबी पिंग रहती थी, ऊंची खड़ी नाक और इसकी आंखें तो बस समुंदर थी जिसमें डूब जाने को दिल करता था। इसकी आंखें थी तो ब्लैक मगर इसमें बेतहाशा चमकती। अब वो बंद थी तो गनी पालिकों ने इसे अपने साए में छिपा रखा था। इसकी वने भी बहुत शेर थी, हालांकि उन्हें कभी तलाशा नहीं किया था मगर कुदरती ही गनी और बराबर सी थी। एक बार भी अपनी जगह से कहीं बाहर नहीं निकला था। आखिर में जब माहिर की नजर इसके सुर्ख नरम होठों पर पड़ी तो बारीक मगर बड़े बड़े से रहा करते माहिर का दिल किया कि इनकी नरमी अपने होठों से महसूस करे। अरमान आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता इस्तिकाया बगैर किसी हिचकिचाहट के इसके पास लेट गया। इसने करवट पलवशे की तरफ की और एक हाथ तकिए पर रखता थोड़ा ऊपर होकर मोहब्बत से देखने लगा। माई प्रिंसेस। इसके लिबास से यही 2 लफ्ज अदा हुए।
ماہر نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی بیری مار سے گئی۔ یہ احساس اس کے لیے بے حد انوکھا اور اچھوت تھا۔ اس کی بات پر بچے کی آنکھوں پر چبھی تو اس نے نیند میں ہی برا سا منہ بنا کر کروٹ ماہر کی طرف کر لی تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماہر نے جان بوجھ کر جھک کر اس کی رسان پر ڈرپ کی تو وہ تنگ ہوتی منہ تکیے پر چھپا گئی۔ ماہر اس کی اس قدر نزدیکی پکی نیند پر حیران ہوا، لیکن جب اس نے تیسری دفعہ لب بچے کی پچھلی گردن پر شدت سے رکھے تو وہ چلا کر آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ پل کو ماہر کو سامنے دیکھ اس کی اپنے وہم ہی سمجھا۔ فائنلی یو آر اویک۔ ماہر مسکرا کر محبت سے بڑا تو اچانک بیڈ سے اچھل کر نیچے کھڑی ہوئی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی بیڈ پہ ہی پڑا تھا۔ وہ اب بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ واٹس ہیپنگ؟ ماہر بھی اٹھ کر اس کے پاس آئے تو اس نے نظر جھکائی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آنکھیں جھکائی بولی۔ ماہر نے اسے آگے بڑھ کر اسی کمر سے تھام کر خود سے لگایا تو کانپتی ہوئی اس سے لگا ہونے کی کوشش کرنے کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے بال سلاتے ہوئے بولو تو اس نے شرما کر مزاحمت ترک کر دی۔ آؤ نہ سوتے ہیں؟ ماہر بچوں کے انداز میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ آپ کتنے برے ہیں۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں الگ بزنس سٹارٹ نہیں کروں گی؟ پلوچے نے ناراضگی سے کہا تو ماہر اسے زبردستی بیڈ تک لایا۔ اسے واپس اس کی جگہ پر لٹا کر خود اپنی جگہ پر آیا۔ میرا بزنس بھی تمہارا ہے چندا، بس میں تھوڑا انسیکیور ہوں تمہاری اس خواہش میں۔ میں نہیں چاہتا میرا چھوٹا سا بیبی اکیلے اتنا کام سنبھالے۔ تمہیں شوق ہے نا بزنس کا تو اپنی ڈگری مکمل ہوتے ہی میرے آفس آ جانا۔ ماہر نے اسے واضح سے سمجھایا۔ پر میں خود باس بننا چاہتی ہوں نا۔ وہ معصومیت سے ماہر نے رخ دوسری طرف کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اوکے مجھے کوئی پرابلم نہیں، تم ہی باس بن جانا کمپنی کی، اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا دو۔ ماہر نے محبت سے اس کی گال کھینچ کر کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اب ہم سو سکتے ہیں؟ ماہر نے سوال پر اس نے شرما کر نظریں جھکائی۔ میری چھوٹی سی جان۔ ماہر اس کی معصومیت پر اس کی گال پر لب رکھ گیا۔ آپ کی یہ ورڈ مجھے چبھ رہی ہیں، پلیز اسے کٹوا دینا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی آخری بات پر ماہر نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ اس طرح تمہاری دوری مجھے بھی چبھتی ہے، پھر کیا خیال ہے رخ سیدھی کروا لوں؟ ماہر بظاہر سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کی سانس روک لیا تھا۔ نہیں آپ مت کٹوائیں، اور جلدی سے بولی تب ماہر اس کی چالاکی پر غور کرے گیا۔ بڑی جلدی فیصلہ کریے تم نے۔ ماہر نے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں لیا۔ پلوشا اس کی پرتش کر برتن بس سینے سے شراب ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی سینے میں ہاتھ رکھتی بولی۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا۔ ماہر اسے اپنے سینے میں سر اس کے اپنے سینے میں رکھتے ہوا تو احسان سی ہوئی۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کوئی آ جائے گا؟ وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ دروازہ بند ہے تو شان میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ماہر نے کہتے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ وہ بھی چپ چاپ آنکھیں بند کر گئی۔ ارمان کو آج حارث نے ارجنٹ بلایا تھا تو وہ اثر ہوتے ہی آفس سے نکل کر اس کے گھر آیا۔ اب دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ ایک ملازم ٹیبل پر کھانے پینے کے آئٹم سجا رہی تھی، اور ارمان حارث کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ بات کچھ سیریس ہے۔ جیسے ہی ملازم میز سیٹ کر کے کمرے سے نکلی، ارمان نے سوالی نظر سے حارث کو دیکھا۔ جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا یہ کام عبید خان نے کروایا ہے۔ حارث کی بات پر ارمان نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو عبید خان کو بھول ہی چکا تھا۔ تقریباً 3 ماہ پہلے گاؤں میں الیکشن کے لیے سیٹ منتخب کی جانی تھی۔ چونکہ ازمیر خانزادہ گاؤں کے سب سے امیر، ایماندار اور قابل احترام شخص تھے، تب سب کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کی گاؤں کی سیٹ پر وہ کھڑے ہوں اور اذلان شاہ ان کے پارٹنر بن کر لڑیں۔ عبید خان اس سیٹ پر خود لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت واویلا مچایا کہ اس دفعہ اسے کھڑا ہونے دیا جائے، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ وہ ازمیر خانزادہ کے پاس آیا تھا کہ اگر اس سیٹ پر کھڑے ہوں گے تو انہیں عبید خان کی دشمنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ازمیر خانزادہ کو اس کی دھمکی تو اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک جانتے تھے کہ عبید خان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب جب الیکشن صرف 2 مہینے بعد ہونے کے تھے تو عبید خان نے یہ چال چلی۔ اس کا مقصد احتشام کے مارنے کا الزام ارمان پر لگا کر ان دونوں خاندانوں میں دشمنی بنا کر خود اذلان شاہ سے ملنے کا تھا۔ وہ خود اس سے مل جاتا تو دونوں ہی ازمیر خانزادہ کے خلاف ہوتے۔ یوں اذلان شاہ کبھی بھی ازمیر خانزادہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتا تو مجبوراً انہیں یہ سیٹ چھوڑنی پڑتی۔ جب وہ سائڈ پر ہو جاتے تو عبید کہاں خود سیٹ پر لڑتا اور اذلان شاہ کو ساتھ رکھ لیتا۔ ارمان نے حارث کی طرف دیکھا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اسے ساری کہانی بتائی تو اس نے سمجھتے سر ہلایا۔ تمہیں کیسے لگا یہ اس کا کام ہے؟ ارمان کے سوال پر حارث نے ایک فائدہ کی۔ آس پاس کے لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ کی میرے آدمیوں نے تو ان کا کہنا ہے کہ اس دن انہوں نے عبید کے 2 خاص آدمیوں کو تم دونوں کے پیچھے کرتے دیکھا تھا۔ شاید تم دونوں ڈیرے سے کھانا کھا کر نکلے تھے تو ڈیرے تک بھی لوگوں نے انہیں دیکھا تھا۔ اور یہ بھی میں نے FIR بھی بنا لی ہے۔ جیسے ہی کوئی ٹھوس ثبوت ملے گا میں یہ درج کروا دوں گا، پھر تم دیکھنا اس کا انجام۔ حارث نے واضح سے بات کی تو آگے بڑھی تو ارمان بڑک ہی اٹھا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی جا رہا ہوں اس کے پاس، ارمان کہتا تیزی سے اٹھا تو حارث سے جلدی سے پکڑا تھا۔ ارمان جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ابھی وہ نہیں جانتا ہم اس کے پیچھے لگے ہیں، تمہاری کسی بھی قسم کی حرکت سے وہ چکندہ ہو جائے گا،
پھر ڈھونڈ لینا خود یہ ثبوت۔ حارث کی باتوں پر مشکل خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شکریہ یار، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا، بس اب جلدی سے کوئی ثبوت ڈھونڈو، پھر میں اسے بھی یہاں یوں ہی تڑپاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارمان اس کی گلے لگتے بولا تو حارث نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ چائے وغیرہ پی کر اس کے گھر سے نکلا۔ ارمان کی گاڑی مین روڈ پر سے نیچے اتر کر گاؤں میں داخل ہوئی۔ دونوں طرف ہی آم کے باغات تھے۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ ارمان آرام سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے ٹائر پہ کچھ لگنے کی وجہ سے وہ پھٹا تھا۔ گاڑی کو رکتا دیکھ ارمان باہر نکلا ہی تھا کہ دیر دیر گولیاں برسنے لگی۔ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا جب تیزی سے ایک گولی اس کی بائیں بازو میں لگی۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بازو زور سے جگراتا گاڑی تک لگا، مگر اس کا تکلیف کے بعد اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی جینس کی جیب سے اپنا ریوالور نکالا، مگر وہ ایک ہاتھ سے لوڈ نہیں کر رہا تھا۔ ابھی مزید کوشش کرتے مخالف کی گن سے نکلتی ایک گولی سیدھا اس کے دل کے مقام پر آ کر لگی۔ ارمان اچانک ہی سینے پہ ہاتھ رکھتا نیچے زمین پہ گرتا چلا گیا۔ کچھ دیر تو اس کی آنکھیں کھلی رہی، لیکن جب خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا تو آنکھیں بند کر دی۔ سانسیں بھی اب نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ بہرام آفس آیا تو سیرت کا ایک کپ کافی کا بنانے کا بولتا لاؤنج میں سب کے سامنے آ کر بیٹھا۔ آج فضیلت آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس تک خبر پہنچی کہ مہروش امید سے ہے۔ شائستہ بیگم پر آنسو پوئتے دکھلتے شکایتی نظر سے ازمیر خانزادہ کو دیکھتی بولی۔ وہ بھی اس خبر پر ٹھہر گئے۔ ایک طرف خوشی بھی ہوئی، دوسری طرف اس کی اتنے دنوں سے دور ہونے کی سوچتے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، زبیر خانزادہ نے کہا۔ سب کے چہرے پر افسردہ ہو چکے تھے۔ بہرام اٹھتا ہوا کمرے میں آیا۔ اسے کہیں نہ کہیں تسلی تھی کہ ویزا اس کے ساتھ اچھا تھا۔ وہ جانتا تھا مہروش اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بچپن میں ایک ساتھ سیرت نے ضد کی تھی کہ اسکول کی ٹرپ کے ساتھ جانا ہے، تو ازمیر خانزادہ نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی، مگر انہوں نے مہروش کو بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اس کے ساتھ رہتی۔ ابھی انہیں گئے ایک دن ہی گزرا تھا جب صبح سویرے ہی پرنسپل صاحب کی کال آئی تھی کہ آپ کی بچی کو لے کر جائیں، وہ بہت رو رہی ہے۔ اس دن ازمیر خانزادہ ان دونوں کو واپس حویلی لے آئے تھے۔ بہرام ایک دفعے سے ملنا چاہتا کتنی خوش ہے، لیکن ان کی انا کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ویزا شاہ کی حویلی میں قدم بھی رکھیں۔ بہرام شام سے ادھر ادھر چکر کاٹ ہی رہے تھے کہ ان کے فون بجا۔ بہرام نے جیسے اسے کان سے لگایا، اگلی بات سنتے سے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی سکتے کی حالت میں کھڑا رہا، لیکن پھر اپنے آپ کو قابو کرتا تیزی سے نیچے آیا۔ وہ لاؤنج کے دروازہ پار کرنے ہی لگا تھا کہ ازمیر خان کا پکار پہ ٹھہرا۔ بہرام اس طرف کہاں جا رہے ہیں تو ہے؟ انہوں نے صوفے سے اٹھتے کہا، بابا ارمان کو گولی لگی ہے۔ اس کے الفاظ تھے یہ پگھلا ہوا سیسا جو ان سب کے کانوں میں ڈلا۔ یا اللہ میرا بچہ! شائستہ بیگم چیختے ہوش و حواس کھوتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ نورین بیگم جلدی سے ان کی طرف آئی تو سب مرد حضرات باہر کو نکلے تھے۔ ارمان، سیرت، میرے ارمان پلیز، میرے ارمان کو بلاؤ، جلدی کرو سیرت پلیز، انہیں بلاؤ دو۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک تھے۔ صبح بہرام لالا مذاق کر رہے تھے، ہے نا؟ مرحا کو ایک لمحہ لگا تھا بات سمجھنے میں، لیکن جیسے ہی اسے بات سمجھ چیخ چیخ کر ارمان کو پکارنے لگی اور پھر باقی سیرت تک آتے اس کے ہاتھ تھام کر جنون سے بولی۔ سیرت نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا۔ اب لازماً اس کے لیے پانی لائی۔ ابھی سیرت اسے پانی پلاتی وہ چیز سے چلاتے بلوش ہو چکی تھی۔ اس کی ماں تھی، دوسری بیوی، دونوں ہی اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں انہیں بلایا گیا تھا۔ بہرام کو وہاں کسی آدمی نے کال کی تھی۔ وہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے ارمان کو دیکھا۔ گاؤں کے سب لوگ ہی ان کے دیوانے تھے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو گاؤں کے لوگ چھڑمیٹ سا بنا ہوا تھا۔ بہرام سب کو چیرتے ہوا آ گیا، لیکن جب نظر خون سے لتڑے ارمان پر پڑی تو اس کے دل دک سے رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا یہ وہی ارمان ہے۔ گاؤں والے اسے ایک چٹائی پر پہلے سے ہی لٹا چکے تھے۔ بہرام نے آ گیا۔ بہرام کا خاص ملازم بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں نے مل کر ارمان کو اٹھا کر بہرام کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ازمیر خانزادہ بھی اس کے قریب آنا چاہتا تھا، مگر زبیر خان نے انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی ان کے پیچھے لگائی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے بھائی جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپیں۔ مستقیم نے گاڑی ہسپتال کے باہر روک دی۔ نرس اسٹریچر لے کر آئی اور ارمان کو اس پر ڈال دیا، پھر اندر لے کے چلی گئی۔ بہرام لوگ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئے، مگر وہ ایمرجنسی میں لے جا چکے۔ بہرام نے ازمیر خانزادہ کو تھام کر چیئر پہ بٹھایا تو زبیر خانزادہ بھی ان کے پاس بیٹھے۔ بہرام وہی ٹک سکے تو مستقیم کینٹین سے اس سے پانی لے کے آیا۔ زبیر خانزادہ نے بمشکل ہی 2 گھونٹ ازمیر خانزادہ کو پلائے تھے۔ وہ سب لوگ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے جب ماہر علی خانزادہ بھی اسپتال میں داخل ہوئے۔ پلوشہ اور سیرت مشکل سے مرحا کو سنبھال رہی تھی جو ہوش میں آتے ہی چیختی ہوئی ارمان کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ان دونوں کے آنسو بھی روانگی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ تو بالکل نیم پاگل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف شائستہ بیگم بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ سمرین اور نورین بیگم تسلی دے کر خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماما، ہم ارمان کے پاس چلے جائیں نا پلیز، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ باقر انتقاتی دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں میں رکھتی التجا کرتی بولی۔ شائستہ بیگم نے اسے بازو پکڑ کر صوفے میں اٹھایا اور زور سے خود میں بیچا۔ کچھ دیر میں دونوں کی چیخیں خان ہاؤس میں گونجنے لگی۔
दोनों का गम बहुत बड़ा था, संभल में नहीं आ रहा था। बच्चे मेरा, मेरी जान संभालो, खुद को दुआ करो, अरमान के लिए, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी गुड़िया। तुम रो रो के अपनी हालत खराब कर रही हो। सिमरीन बेगम इसे अपने पास लाई, उसका हाथ थामकर बुलंद आवाज में मोहब्बत से बोली, मेरा भी उनसे बात पर तमी, हाँ मैं दुआ करती हूँ अपने अरमान के लिए। वो कहते हुए वाशरूम में वजू करने के लिए भागी तो सब शास्त्र बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई। नरीन, खुदा के लिए खान को कहो मुझे अरमान के पास लेके जाए, मेरे बच्चे जाने कैसा होगा। शास्ता बेगम बेतहाशा रोते हुए बोली तो नरीन बेगम ने बेबसी से सीरत को देखा। सीरत ने कुछ देर पहले जुबैर खान को कॉल करके मेरा और शास्ता बेगम की हालत बताया था, मगर उनका कहना था कि इन दोनों को हवेली ही में संभालें। भाभी पूछा है सीरत ने बाबा से, मगर इन सब ने सख्ती से मना की है, ड्राइवर के साथ जाने की इजाजत नहीं है, वरना आपके साथ चली जाती। नूरीन बेगम इसके पास बैठकर इनकी तरफ देखती बोली, शास्ता मरहन ने भी तो खुद को संभाला है, तुम भी खुद को संभालो। अब हम सब अरमान के लिए दुआ करते हैं। इसे इस वक्त हमारे आंसू की नहीं, हमारी दवाओं की जरूरत है। समरीन बेगम ने नरमी से नहीं समझाया तो सीरत इन्हें थाम कर ऊपर ले गई। मामा, अरमान लाला ठीक हो जाएंगे ना? पलवशा आंखों में आंसू लिए बोली तो समरीन ने इसे गले से लगाया, हाँ बच्चे, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। आओ हम सब नमाज पढ़ के दुआ करें। इन्होंने मोहब्बत से इसके आंसू साफ करते ही कहा, दीदी ऊपर आई थी, आपके दिमाग में कोई काम है तो आपके दिमाग में कोई नाम है तो ये काम कर सके। अली खानजादा सवाली नौसे सब ने ही नफी में सुनाया, जो कोई भी है मैं बहुत जल्द पता लगाऊं, ऐसा हशर करूंगा कि न जिंदा रहोगे न मर्दों में। बहराम गुस्से से मुट्ठी पीछे बोल तो माहिर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तभी इमरजेंसी का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया, जबकि एक और डॉक्टर फौरी ही अंदर दाखिल हुए। बहराम तेजी से डॉक्टर तक आया, रुक कर देखा, कैसे है अरमान? बहराम सब डॉक्टर ने गिरा सांस ली, फिर से देखा। एक गोली दिल के बहुत करीब लगी है और खून ज्यादा बहने की वजह से बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मैंने गोली निकाल दी है, सुबह तक होश आ गया तो बेहतर, वरना मुकम्मे में जाना होगा। सो यू शेड मिस माइंडली प्रिपेयर फॉर डेट एंड काइंडली सिचुएशंस। डॉक्टर आप अभी बात करता दोबारा अंदर चला गया, लेकिन मेहराम का वजूद साख्ती का सब ऐसे यूं बगैर किसी हरकत के खड़ा देखकर इसके पास आए। क्या कहा डॉक्टर ने? जुबैर खान ने सवाल पर इसने बेबसी से इनकी तरफ देखा। सुबह तक होश नहीं आए तो कोमे में जाना पड़ेगा। उस बस आंखें मीच कर बोला। इसका दिल फट रहा था, मगर खुद काबू पाना चाहता था। उससे वाकफ था, इसने ही सबको संभालना था। माहिर ने आगे बढ़कर बहराम को सीने से लगाया तो इसकी आंखों से आंसू टूट कर माहिर की शर्ट में जज्ब हो गए। माहिर ने कुछ देर से खुद से लगाए रखा, लेकिन कुछ देर बाद बहराम उससे लगा हुआ सबताज से निकलता चले गया। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अली खानजादा बैठे बैठते एक चेयर पे बैठे तो बाकी सब इनके पास बैठ के। बहराम पहले हारिस से मिला। हारिस ने इसे पिछली बात बताई तो दोनों ही जान लिया कि ये किसका काम है। बहराम तो इसी वक्त अपने पिस्टल लोड करता अबीद खान के पास जाना चाहता था, मगर हारिस ने इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल। हारिस ने कहा था कि वो बस थोड़ा सा इंतजार करे, कुछ दिन बाद ही अबैद खान जेल की सलाहों के पीछे सड़ता हुआ पाएगा। बहराम वहां से हवेली आया, वो जानता था मेरा और शास्त्र की क्या हालत होगी। बस कुछ इन्हें तसल्ली देना चाहता था ताकि वो परसकून हो सके। बहराम ने गाड़ी खड़ी की और आहिस्ता मगर मजबूत कदम लेता अंदर आया। लाम बिल्कुल खाली था। बहराम ने मुलाजिम पूछा तो इन सबसे ऊपर को होने का पता दिया। बहराम और बस सामने लॉज में मेरा सफ़े पे बैठी थी, इसकी आंखें बिल्कुल साख्ता हो चुकी थी। बहराम उसके दासी रौनकी देखकर मजीद गमज़दा हुआ। शास्त्र बेगम जाने माँ से बैठी दुआएं मांग रही थी। सीरत और समरीन बेगम नमाज पढ़ रही थी, जबकि पलवशो नरीन बेगम मेरा के पास बैठी इसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, जो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। बहराम आहिस्ते से चलते इसके पास बैठा तो सबने चौंकने से देखा। बहराम हरजादा जो हर वक्त अपने आप को फुल अपडेट रखता था, आज बिल्कुल बिखरा हुआ था। बाल माथे पे बिखरे थे, आंखें सुर्ख थी, जबकि शर्ट भी पले पड़ी हुई थी। लाला वो कैसे हैं? बहरा बेचैनी से इसके बाद थाम कर बोली। बहराम ने नरमी से इसे खुद से लगाते इसके सर में उंगली चलानी शुरू की। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो कह रहे हैं इसे कल तक होश नहीं आया तो उसे कोमे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहराम ने उसे सच्ची बताया था, क्योंकि वो चाहता था वो सब मेंटली तौर पर तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। इसकी बातों में रहना यकीनी से देखा, फिर अचानक ही इसके साथ निकलती सोफे से उठती कमरे में भागी। वो सब परेशानी से इसके पीछे गए, मगर मेरा दरवाजा लॉक कर चुकी थी। मेरा पागल मत बनो, बाहर आओ। बहराम सख्ती से बोला, मगर इसकी जरा सी आवाज़ भी नहीं निकली। मेरा बेटे दरवाज़ा खोलो मेरी जान। शास्त्र बेगम आगे हुई तो दरवाज़ा खटक कर मोहब्बत से बोली, मैं मार दूंगी अपने आप को, मैं नहीं रह सकती इनके सिवा, नहीं रह सकती। इसकी आवाज़ सब पर ही पहाड़ की तरह टूटी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ कि अभी कभी दरवाज़ा खोलो। बहराम जोर से चीखा, मगर इसने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो इसने सबको पीछे हटाते जोरदार लात दरवाजे को रसीद की और इसकी एक लात से दरवाज़ा पर मारी तो झटके से दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखते सबका ही दिल कांप गया। वो बेवकूफ़ लड़की बेड पर चेयर रखे इस पर खड़ी थी। उसने दुपट्टा सख्ती से अपने गर्दन के गिर्द बांध रखा था, जबकि दूसरी तरफ से इसके साथ इस सबको अंदर आता देख उसने जल्दी से पाँव मारकर कुर्सी नीचे फेंकी और खुद
दुपट्टे से लटकी। अभी वो चंद सेकंड भी नहीं हुए थे जब बहराम ने तेजी से बेड पर चढ़ते से थामा था। बहराम के बोलने पर सीरत ने भी जल्दी से बेड पर चढ़कर इसकी गर्दन से दुपट्टा खोला। उसका दुपट्टा अलग होते ही बहराम ने इसे उठाकर नीचे खड़ा किया। क्या मसले आप सबको, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? वो अभी इसकी बात मुकम्मल कर दी जो बहराम का थप्पड़ उसके गाल पर जोर से पड़ा। खामोश, क्या करने जा रही थी तुम? वहाँ तुम्हारा ठिकाने पे है तुम्हारा? बहराम गुस्से से सुर्ख चेहरे लिए दाड़ा। शास्ता बेगम इसके पास आई थी मगर बहराम की छाती पर रोकी। रमान, वो चीखती हुई नीचे बैठती चली गई और बिल्कुल होश में नहीं लग रही थी। उसे दुपट्टे के भी होश नहीं रहा था। अब वो नीचे बैठी तो गला खुला होने की वजह से इसके जिस्म की इंसानी शेप फराज और थी। बहराम ने इस तरह से अपनी नजरें इससे पहले तो समरीम बेगम ने फौरन दुपट्टा उठाकर इसकी गिर फैलाया। उठो मेरे बेटे, आओ ऊपर बैठो, नीचे नहीं बैठते मेरी गुड़िया। शास्ता बेगम ने इसे जबरदस्ती उठाकर बेड पर बिठाया। इसकी हालत देखते हुए मुश्किल से खुद को रोने से बाज रख रही थी। सब इसके पास बैठकर उसे पिलाने लगी। शास्ता बेगम ने उससे अपनी गोद में रखा और उसकी गोद पर चेहरा छुपाकर फिर से रोने लगी। बहराम सीरत को पीछे आने का इशारा करता रूम से निकला तो वो उसके पीछे ही बाहर आई। जी बोले। सीरत इसकी तरफ देखते बोली, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, सुबह ही आऊँगा। तुम यासर सबका खाना खिला देना और सबका ख्याल रखना। अगर मेरा की हालत ज़्यादा ख़राब हो तो नींद की गोली दे देना। बहराम अजलस से इससे सब कुछ बता रहा था। जी सबको ठीक है, मगर आप खाना तो खा लें, फ्रेश भी होने से। वैसे कुछ नहीं खाया आपने, रात भी वहीं रुकेंगे तो खाली पेट कैसे सब मैनेज करेंगे? वो फिक्रमंदी में, नहीं भूख नहीं है मुझे, और फ्रेश भी होना ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बाबा लोगों को वापस भेज दूँ, और अगर नहीं माने तो मुस्तकीम को भेजूंगा। तो मोबाइल पास रखने में कॉल करूंगा मुलाजिमों के हाथ, उन तक बाबा का लोगों का खाना भिजवा देना। बरहान थकावट के बावजूद संजीदगी से बोला। सीरत ने जवाब में सलाह तो बरहान खुदाफिज कहता सीने को जाना माया ठहरे। अब नीचे उतरता जब सीरत ने पुकार पड़ा, इसने सारी नजर से देखकर भागकर इसके सीने से लगी। आप भी अपने और बाकी सबका ख्याल रखिएगा, मैं दुआ करेंगे इंशाल्लाह अरमान डाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी गिरद बाहें डाले बोलते बहराम ने इसकी गिरद अपना हंसार बनाया। हाँ इंशाल्लाह, तुम भी अपना ख्याल रखना। और कहते इससे लगा सीरत से असुदगी से मुस्कुराए। बहराम फिर से हवेली से अस्पताल की तरफ निकल गया। रात के 10:30 बजे थे। बेजा शाह मेरोश की गोद में सर रखी लेटे से चढ़ रहा था। मेरोश मुस्कुराई हुई इसकी बातों में फुसरी। तभी वेज़े का फोन रिंग हुआ तो उसने बेजारी से काट कर साइड पर, कौन है? नरेश ने सवाल की तो वेज़ा मुस्कुरा कर सीधा, मेरी गर्लफ्रेंड। रात को तुमसे फ्री होकर बात करूंगा ना, सुकून से। वेज़ा मुस्कुरा कर जोर देकर बोला तो मेरोश ने से घूरा। अरे तो सही किसी और बात, फिर मैं आपको उससे कभी बात नहीं करूंगी, ये याद रखिएगा। वो थोड़ा गुस्से से बोली। तभी वेज़ा का सिम दोबारा रिंग हुआ तो उसने गुस्से से उठाया तो वही काट तक मेरोश आवाज पर रुका। सुन ले, हो सकते है अगले बंदे से कोई जरूरी बात भी करनी हो। रश की बातें से सब इस्लावे और आंसर के सेल कान से लगाया। सामने वाली बात सुनकर हैरान हुआ। तुम्हें यकीन है ना? उसने मरोज को गोद से उठाते हुए कहा तो इसने भी हैरानगी से देखा। अवैधा जैसे फोन रखा मरोज इसके करीब उसी, क्या हुआ है? इसके सवाल पर अवैधा ने पेशानी से देखा। अरमान पर कातलाना हमला हुआ है, इसे कुछ गोलियां भी लगी हैं, अब वो अस्पताल में एडमिट है। वैसे की बात है, इसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। कुछ देर तो यूं सागत बैठी रही, इस बात यकीन करने की कोशिश करेंगे। जब अचानक से समझ आए तो चीख पेश आता थी। आवाज़ ने फौरन आगे बढ़कर खुद से लगा, मगर वह जोर जोर से रोती आवाज़ के दिल बेचैन कर रही थी। मुझे लाला के पास लेके जाएं प्लीज अवैध। वो रोती हुई बेमुश्किल बोली थी। अवैसा से लेकर हरगिज नहीं जाना चाहता, मगर इसकी हालत देख नहीं पा रहा था। वो जानता था अगर आज भी इसने इनकार किया तो बिल्कुल टूट जाएगी। ओके उठो चलें। वो उससे थाम कर उठाता हुआ बोला, मगर इससे अब चला नहीं जा रहा था। अवैधा ने नरमी से बाहों में उठाया, उसे लाकर गाड़ी में उठाकर गाड़ी हवेली से निकाली। अवैधा ने कुछ सोचकर मोबाइल पर एक नंबर बनाया। आज वो नंबर तकरीबन 3 माह बाद डायल कर रहा था। रिंग जा रही थी मगर अटेंड नहीं किया जा रहा था। वैसे मोबाइल कान से हटाकर बहराम ने थके थके से लहजे में कहा, वालेकुम सलाम, कौन से अस्पताल हो तुम लोग? मेरोश आना चाह रही है। वैसे नजीजे पर सवाल दिया। मेरोश ने रोते से देखा। अस्पताल में तुम आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन मेरोश को हवेली छोड़ देना, औरतें वहीं हैं। बहराम ने बगैर किसी हैरत की संजीदगी से कहा तो वैसे ने ठीक ही कहते हुए फोन काट दिया। वैसे ने गाड़ी हवेली की गेट पर रोकी तो मेरोश ने से देखा, आप नहीं आएंगे अंदर? उसके सवाल वैसे ने नफी में साथ, नहीं मैं अस्पताल जा रहा हूँ, रात को वापसी पर तुम्हें पिक कर लूंगा। वाला संजीदगी बन मेरश ने दुख से देखा, मगर मैं अभी कैसे, मतलब आज रात में यहीं रुक जाऊंगी हूँ। सब बहुत दुखी होंगे। वो नजर झुकाए बोली, जबकि आंखें अभी भी आंसू से तर थी। नो प्रॉब्लम, तुम रुक जाओ यहाँ, लेकिन मेरोश अपना ख्याल रखना, रोना बिल्कुल भी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। वैद्य ने इसकी गाल पर हाथ रखते प्यार से समझाया तो वो भी इसे खुदाफिज बोलती बाहर निकली। मेरोश आज इतने दिनों बाद अपनी इस जगह आई थी। इसकी आंखें अपनी हवेली को देखने को तरस सी गई थी। आंखें साफ करती गेट पार करके अंदरूनी लॉन के बाद मैं दरवाज़ा खोल कर लॉन्च में आई, जहाँ मरहा बलवश्य के अलावा तमाम औरतें ही मौजूद थी। इनकी नज़र जब शाइस्ता बेगम पर बगी तो उसकी आंखें बरसी उठी। मामा, किसी पुकार पर सबने मुड़कर से देखा। सबके चेहरों पर हैरत, बेयकीनी, गम, खुशी जैसे मिले जुले तासरात थे। वो भागकर शाइस्ता बेगम के पास आई, उनके सीने से लगी। वो बच्चों की तरह फुट फुट कर रोई थी। मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा, मामा की जिंदगी, मामा ने बहुत याद की अपनी गुड़िया को।
शास्त्री बेगम दीवानी सी से चेहरे पर सर पर प्यार करती मोहब्बत से बोली, जबकि कब से रुके आंसू फिर से बहने लगे। कुछ देर इनके पास बैठे रहने के बाद उठकर बाकी सबसे मिली। सब ने ही इसे बहुत प्यार दिया। मेरा कहाँ है? उसे नभा कर सवाल करने लगी। सीरत ने इसे इसकी सारी हालत बताई। मेहरोश भी फिक्रमंद हुई। मैंने सुना है मेरी गुड़िया मीर से है। शास्त्री बेगम सारे गम एक तरफ रखती मोहब्बत से बोली तो दुख में भी शर्मा सीगी। जी वो नेत्र झुकाई ही बोली तो सबने माशाल्लाह बोला। अवैधा शाह और इसके घर वालों का कैसा रवैया तुम्हारे साथ? समरीत बेगम के सवाल पर हल्का से मुस्कुराई। और सब बहुत अच्छे। मैं आपको बता भी ही नहीं सकती। मेरोज की बात तो सबको ही इत्मीनान हुआ। अल्लाह का शुक्र है। नौरीन बेगम ने कहा। लाला कैसे हैं? कुछ पता चला आपको? इसके सवाल पर सब खामोश से हो गए। अभी तो हालत क्रिटिकल है इनकी, मगर तुम परेशान मत होना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सीरीत ने इसे बताया तो इसकी आंखें भीगी। मेरा पलवाशा किधर है? उसे अचानक इन दोनों के ख्याल आए तो उसने सवाल किया। मेरा हालत बहुत खराब है। इसे गोली देकर सलाह दिया। बलवाशा भी इसके पास बैठी है। सीरत ने इसे बताया तो इसने परेशानी से इस बात में सर हिलाया। अवैज़ अस्पताल के कॉरिडोर में आया तो सामने चेयर पर जुबैर अजमीर अली खनजादा बरजमा थे। बेरहम इधर से उधर चक्कर लगाने में मसरूफ था। माहिर दवर से टेक लगाए सीने में बाजू बांधे खड़ा था और सस्ते से देख रहा था। अवैज़ आगे आए और आस्था से थे आवाज़ इस्लाम किया। सब ने ही संजीदा से जवाब दिया। बेरहम पहले ही इन्हें अवैज़ की काल को बता चुका था, इसलिए इसकी हैरत नहीं हुई। अवैध सामने रखी चेयर पर बैठा। क्या हालत है इसकी? इसने सलसले से लेकर पूछा। ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इस ट्रीटमेंट के दौरान होश आ गया तो ठीक, वरना कोमे में रहेगा। जुबैर खानदाना अजीर से बोले तो अवैध ने हंकार भरा। मेहरोश कहाँ है? अजमीर साहब के सवाल पर सब इसकी जानब मुतवज्जो हुए। आपकी हवेली छोड़ आया हूँ, सुबह पिक कर लूंगा। अवैध के जवाब पर इन्होंने सलाया। अचानक डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर निकले। सभी उन तक आए। कांग्रेचुलेसन, आप इन्हें होश आ गया है। आइए आपकी दुआएं उनकी जिंदगी ही थी कि इस सिचुएशन में इन्हें होश आ गया, वरना हमें तो 1% भी इनके बचने के चांसेस नहीं लगते थे। डॉक्टर ने मुस्कुराया और सभी मुस्कुराए। अजमीर खानजादा की आंखें खुशी के आंसू थे तो बहराम ने आगे बढ़कर इन सीने से लगाया और फिर सब एक दूसरे से मिले और मस्जिद में जाकर शुक्राने के नफल अदा किए। आवाज़ निकाल करके महराज को बता दिया ताकि वो टेंशन ना ले। डॉक्टर ने जैसे इसे रूम में शिफ्ट किया, सब बारी बारी से मिले थे। अभी अरमान की हालत ठीक तो हरगिज नहीं थी, मगर वो बेमुश्किल आंखें खोले हुए था। अवैज़ा इससे नहीं मिला था, इसका इरादा था, मगर राबिया बेगम का फ़ोन इस किया कि रोहान रो रहा है तो वह जल्दी से हवेली के निकला। रोहान को रोज़ आना रात में महरोश सुलाती थी। आज वो नहीं थी तो तंग कर रहा था, इसलिए जल्दी पहुंचना चाह रहा था ताकि इसे संभाल सके। बहराम ने डॉक्टर को ज़बरदस्ती वादा किया था कि लोग अरमान को कल से घर ले जाएंगे। डॉक्टर कहना था कि अभी इसे मुकम्मल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मगर बहराम ने एक नर्स हायर कर ली थी तो डॉक्टर भी इसे कुछ ज़रूरी बातें समझा कर मान गए। सुबह से मेरा पागलों की तरह लॉन्च में चक्कर काटी थी, क्योंकि बहराम की कॉल आई थी। वो लोग अरमान को लेकर सब साथ से निकल रहे हैं। इस वक्त सभी सोफा में बैठे इसकी दीवानगी देख रहे थे। सब ने इसे कई दफ़ा कहा कि बैठ जाओ, आ जाएगा, मगर किसी की नहीं सुन रही थी। इसने इस वक्त पिंक कलर का 3 पीस ड्रेस पहन रखा था, जिसमें खूबसूरत पिंक और ग्रीन प्रिंट बना हुआ था। रौनक की वजह से आंखें सूजी हुई थी, जबकि काले सूट में गोरी रंगा चांद की तरह चमक रही थी। जैसे ही गेट से गाड़ी की आवाज़ फौरन बाहर भागी। बाकी सभी तेजी से बाहर आए। एक गाड़ी मुस्तकीम ड्राइव कर रहा था, जिसमें बहराम माहिर अरमान थे। दूसरे में जुबैर खान ड्राइव कर रहे थे, जिसमें इनके साथ अली और अजमीर खान दादा थे। मुस्तकीम इन सबको देखता नजरें झुका गया और गाड़ी वहीं पार्क करता उतर कर मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। बहराम और माहिर गाड़ी से उतरते तो मेरा जल्दी से गाड़ी के पास आई, मगर अरमान के जर सा चेहरे देखते हिम्मत करती आंसू पीछे की तरफ निकलने लगी। बहराम और माहिर ने अरमान को सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला और स्ट्रेचर भी अभी खींची थी तो वो खोल सकती थी, इसलिए इन्हें मजबूती से थाम रखा था। खून ज्यादा ज़ाया होने की वजह से अरमान कमजोरी के बाद चल नहीं पा रहा था। मेरा इसकी हालत देखते ही गाड़ी के पीछे छुपती हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। किसी की नज़र इस पर नहीं गई थी। सब है अरमान के पीछे अंदर चले गए। अजमीर खानजादे की नज़र इस पर गई तो बारी कदम उठाते इस्तकाएं। बस मेरे बच्चे, अब वो ठीक है, कुछ दिनों में मुकम्मल पहले जैसा सेहतयाब हो जाएगा। अब परेशान मत हो, आए हम फिर अंदर चलें। अजमेर खानदान से पर हाथ रखते ही बोले तो इसने आंखें रगड़ कर साफ और पहचाने की इनके सीधे से लगी। बाबा मैं नहीं देख सकती इन्हें, इसे मुझे पहले ही वाले अरमान ला दे बाबा। वो शिद्दत से रोती ही बोली तो इन्हें ने इसका चेहरा थाम कर इसकी पेशानी पे मरहा। बस बेटे वो ठीक है, अब आप यूँ करेंगी तो मज़ीद परेशान होगा। चंदा आए अब इससे मिले तो सही, वो आपको दिखना चाह रहा था। इन्होंने इस पर सर थपथपा कर कहा तो इसकी बात पर समझती सर हिला गई। दोनों भी अंदर आए। वो दोनों ऊपर आए तो सब ही कमरे में मौजूद थे। शाह बेगम महरोश बेड पर अरमान के पास बैठी थी तो खामोशी से लेटा था। महरोश जब अरमान से मिली तो वो भी इतने दिन बाद बहन को देखकर मोहब्बत से मिला था। मेरा अब दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी।
دل تو تھا کہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جائے، مگر سب کے سامنے یہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بس محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ میرا، ارمان کے پاس بیٹھو، شائستہ بیگم بیڈ سے اٹھ کر اسے مخاطب کرتی بولی تو وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اب سب اسے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ارمان نے نظریں پھیر کے اسے دیکھا، مرغی کا وجود سے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ ایسا سا قدم اٹھاتی شائستہ بیگم کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آ بیٹھی۔ ماہر، سمرین بیگم، آغا خانزادہ واپس اپنی اپنی حویلی جانا چاہ رہے تھے، مگر شائستہ بیگم نے انہیں بمشکل منایا تھا کہ کھانا کھا کر جائیں، کیونکہ وہ لوگ رات سے اس کے ساتھ ہی تھے، اس لیے اب وہ شائستہ کھانے کا انتظام دیکھنا چاہتی تھی۔ البتہ نورین بیگم ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔ بہرام اب ارمان کو میڈیسن دیکھ رہا تھا۔ مرحا اس کے نزدیک بیٹھی ہی تھی کہ ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مرحا نے اس کے ہاتھ کو مضبوط سے پکڑ لیا۔ اب اس کے لیے خود پر قابو پانا مزید دوبر ہو رہا تھا، مگر وہ ارمان کے سامنے رو کر اپنی پریشانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نظریں جھکائے آنسو پی رہی تھی۔ ارمان کو یقین تھا وہ رونے والی ہو رہی ہے۔ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چلنا چاہتا، مگر بے بسی سے لٹر رہا۔ پلوشے جو ابھی بات لے کر آئی تھی، سامنے ارمان کو دیکھ کر دوڑ تک استقائی تھی۔ وہ جلدی سے ارمان کے سینے سے لگی اور ارمان تکلیف سے کڑا تھا۔ بہرام تیزی سے استقائے پلوشے کو لگ کرتا اس کی طرف دیکھا۔ مرحا بھی تڑپ کے اس سے مزید قریب ہوئی۔ ارمان اب تکلیف سے ہونٹ بھیجی ہوئی تھی۔ بچے ایسے گلے نہیں ملنا، ابھی زخم کچا ہے، بہرام نے ایک طرف کھڑی پلوشے سے کہا، جو آنکھوں میں آنسو لیے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مہروش کے پاس بیٹھی۔ مرحا کوئی دیر رونا چاہتی تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اٹھی، مگر ارمان نے اس کی کلائی تھام کر اسے دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہا، اشارہ کیا۔ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ کر خود ہی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آ جائیں سب کھانا کھانے۔ بہرام بچے آ کر ذرا مجھے بتا دو ارمان کو کیا کھلانا ہے۔ شائستہ بیگم نے آ کر کہا تو سب ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی بچے تھے۔ مرحا نے نظر اٹھا کر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے جھک کر زور سے اس کی گال پر لب رکھی تو ارمان کو بھی سکون ملا۔ اس کے سینے پر سر رکھ آنسو بہانا چاہتی تھی، مگر اس کی تکلیف کا سوچتے اسے نہیں کر سکی۔ میری جان، ارمان نے اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر محبت سے کہا تو وہ نیم آنکھوں سے مسکرا اٹھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے اسے خود پہ جھکایا۔ مرحا اس کی اشارہ سمجھتی کہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دی تو ارمان نے شدت سے اس کی سانسیں اپنے ہاتھ سے اتاری۔ کچھ لمحہ یوں سڑک گئی، پھر ارمان نے اسے لگ کیا تو پیچھے ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ مطلب کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے دونوں ہاتھ ارمان کی گردن پر لپٹ کر کہا تو اس نے آہستہ کی نفی میں سر کو جش دی۔ میں اب آپ کے لیے سوپ اور فروٹ لاتی ہوں، وہ کہتی ہی اٹھی تو ارمان نے بھی اس دفعہ خاموشی سے اسے جانے دیا۔ ویسے کہ رات کو بھی بہت مشکل سے روحان کو سنبھالا تھا، لیکن اب صبح اٹھتے ساتھ ہی مہروش کو ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ جب اس نے ساری حویلی رنگ رنگ کے چھان ماری تو اسے مہروش نہیں ملی تو ویزا کے کمرے میں آ گیا۔ ویزا بھی واش روم سے شاور لے کے نکلا۔ اس کا ارادہ پہلے آفس جانے کا تھا، پھر مہروش کو واپس پک کرنے کا تھا۔ ویزا باہر آیا تو سامنے ہی روحان میز کے پاس بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ ویزا تیزی سے استقایا سے لگا شاید روحان کو کہیں چوٹ لگی ہے۔ کیا ہوا خان؟ وائی آر یو کرائنگ؟ وہ اسے اٹھا کر بےتابی سے بولا۔ مام۔ روحان اسے اپنی طلب سے آگاہ کیا تو ویدا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اب وہ اس چھوٹے سے بچے کو کیا سمجھاتے کہ ماں کہاں ہے؟ ویدا نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش نہیں ہوا تو ویدا بھی فکر مند ہوا۔ اس نے ایک بازو روحان کی کمر تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹیبل سے اپنا سر اٹھایا۔ مہروش کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پہلی بار حویلی گئی تھی، مگر اب مجبوری تھی باعث اسے یہ کرنا پڑا۔ اس نے مہروش کا نمبر ڈائل کر کے کان موبائل سے لگایا۔ وہ تیسری بیل پر مہروش نے کال پک کرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وائزہ نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ریت صبح صبح کال کی؟ اس کے سوال پر ویدا نے ایک نظر روحان کو دیکھا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے فون سے مہروش کی آواز سنتے خاموش ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن روحان تنگ کر رہا ہے، صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، پتہ نہیں جب نہیں ملی تو بہت رو رہا ہے۔ ویدا نے اسے اصل وجہ بتائی۔ اوہ، تو آپ مجھے پک کرنے آ جائیں۔ وہ فکر مندی سے ویدا نے ہونٹوں کا کاٹنا ہونا دانتوں میں دبایا۔ نہیں، تم ادھر ہی رکو، میں روحان کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں، آفس سے واپسی پر تم دونوں کو پک کر لوں گا۔ ویدا نے سنجیدگی سے کہا۔ مہروش نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ اس نے خداحافظ کے بول کر موبائل سائڈ پر رکھا اور روحان کو بیڈ پہ بٹھایا۔ اب وہ رونا نہیں رہا تھا، جیسے اسے بھی یہ پتہ چل چکا تھا مہروش سے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ برے برے منہ بناتا اور ویزے کو بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ ویدا نے جلدی سے تیار کیا، پھر ملازم سے روحان کا بیگ پیک کروا کر گاڑی میں رکھوایا۔ وہ سب کو بتا کر روحان کو لے حویلی کے لیے نکلا۔ ریحام نے جس نرس کو ہائر کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اس نے شام کو آنا تھا۔ سب ہی ارمان کے بہت خیال رکھ رہے تھے۔ حویلی میں عیادت کے لیے آنے والے لوگوں کی بے درد سی مچی تھی۔ سب لڑکیاں اور عورتیں کبھی کچھ کبھی کچھ ہی مصروف کی وجہ سے پاگل ہونے کو تھے۔ بہرام، زبیر، ازمیر خانزادہ مردان خانے میں تھے، جہاں مردوں کا رش لگا ہوا تھا۔ مہروش کو دیکھ کر سب عورتیں ہی حیران ہوئی تھی کہ یہاں کیسے؟ مرحبا تو زیادہ وقت ارمان کو ہی دینا چاہتی تھی، مگر کام بڑھنے کی وجہ سے اب کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے کھانے کی آئٹمز پلیٹوں سے جا رہی تھی۔ سیرت اور پلوشے بھی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مہروش بھی صبح سے کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ایک تو اس کی حالت کی وجہ سے، دوسرا بہت دنوں بعد حویلی آئی تھی۔
अब किचन में कुर्सी पे बैठी तीनों को घूर रही थी, जुमलातों के साथ काम लगी थी। मैं कौन मेहमान होना चाहे, मेरा भी यही घर है। मेहमान नाराज से बोली तो सीरत ने मुस्कुरा कर देखा, जी नहीं, मैं तो मेहमान ही हो। ये घर अब सिर्फ मेरा और मेरा का है, क्योंकि बलबादशाह भी अब कुछ ही दिन में के मेहमान है। हाँ, सीरत ने हंसते हुए कहा। तो इन दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा, रुको जरा, तुम्हारी तो मैं अभी बहराम लाला से कहकर तबीयत दुरुस्त करवाती हूँ। मेरोज जानी है जिसे बोलते सीरत को साहस गई। बाहर खड़ी मुलाजिम ने भी मेरोज की बात पैर कह के लगाया। सीरत ने गोरकस बेचारी को देखा और जल्दी से मुंह बंद करती ट्रे मिठा से लेती बाहर की जाने भागी तो सभी केक लगाए। मैं सोच रही थी आज कितने अरसे बाद हम चारों यूं मिली हैं। मेरोज, तुम आज भी यहीं गुजारना, रात को बैठकर बातें करनी है, कल तो टाइम नहीं था। मेरा भी इसके पास बैठकर बोली तो मुस्कुराई, नहीं यार, रोहान मेरे बगैर नहीं रह सकता। अब इसे यहीं बुलवाया है, सुबह से इधर उधर पूरी हवेली में सर उठा रहा है, सर पठा रहा है, कभी रुक भी जाया होंगी। फिरोज ने मोहब्बत से रोहान को याद करते हुए सीरत जो चेल से टेक लगाई खड़ी थी, आंखों में शरारती से देखने लगी। रोहान नहीं रह सकता या उसके बाबा? सीरत की बात में रोश सुर पड़ी थी। जी नहीं, मैं रोहान की बात कर रही हूँ, उसे घूरती हुई बोली। सीरत ने शरारत से समझने का अंदाजा कर लाया। ड्राइवर के साथ आ रहा है रोहान। सीरत ने दोबारा सवाल किया। दमोरोश चला सी, तुम्हें क्या है, जिसके साथ भी आए? वक्ता कर बोलते। सीरत ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो मुझसे तुम्हारे चेहरे की उदासी देखी नहीं जा रही ना, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं किसी को बड़ा मिस किया जा रहे हैं। जी बहराम लाला। अभी बात मुकम्मल करती मनोज ने पीछे देखती हुई कहा तो सीरत फौरन दुपट्टा ठीक करती पीछे पलटी, मगर पीछे किसी को न पाती। इसने घूर कर महेश को देखा। अब क्या हुआ, सिर्फ नाम से ही बोलती बंद? मनोज ने कहते साथ ही केक लगाया। बाकी दोनों मुस्कुराई थी, जबकि सीरत इन्हें गुस्से से देखती लाउंज की तरफ गई। मेरोज को अवैसे की कॉल आई थी कि वो गेट पर आ चुका है, मेरोज के आके रोहान को इससे ले लें। सीरत ने इससे काफी छेड़ा। मेरोज बाहर आई तो सामने ही अवैसे को ब्लैक प्राडो में मौजूद थी। मेरोज फ्रंट सीट के करीब आई और इसने दरवाजा खोला तो रोहान ब्लैक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बेल्ट सीट बांधे बैठा बेहद प्यारा लग रहा था। साथ ही ड्राइविंग सीट पर अवैध शाह भी ब्लैक ही थ्री पीस पहने बैठा था। दोनों बाप बेटे ही हुस्न में एक दूसरे से बढ़ते थे। मेरोज को फैसला करना मुश्किल लगा कि ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है। रोहान मेरोज को देखता ही बाजू ऊपर उठाते खिलखिलाने लगा तो इसने मुस्कुराते हुए उसका बेल्ट खोलकर इसे बाहों में लिया। इसी भी रात से रोहान की बहुत याद आ रही थी। मेरा बच्चा, वो इसकी गाल पर किस करती बोली तो वैसे ने मुहब्बत से इससे देखा था, जो व्हाइट कलर के लॉन्ग शर्ट के साथ ग्रे स्टॉलर ओढ़े बहुत प्यारी लग रही थी। स्टॉलर गले में डाले होने की वजह से इसकी रेशमी बाल दोनों शान पर बिखरे हुए थे। पल में हिवेजो को इसकी लापरवाही पर तेज आया था। वो झटके से दरवाजा खोल के इस तरफ आया। मैं रोज जो रोहान को प्यार कर रही थी इसे बाहर आता देख हैरान हुई। अवैधा ने करीब आकर जोर से पकड़कर गाड़ी में बैठाते हुए दरवाजा बंद किया। तो परेशान सी होकर जाना क्या हुआ जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अवैधा शाह ने वापस अपनी सीट पर बैठकर जोर से दरवाजा बंद किया। हुलिया देखिए अपना, या यूँ मिठाई बाहर चली आई हो, बरहम लहजे में बोला। तो मैं रोज ने हिरसे से देखा। ठीक तो है मेरा हुलिया, क्या हुआ है? वो अजीब नजरों से अवैधा को देखती हुई बोली। तो मजीद दाग वगैरह हुआ? तुम बच्ची नहीं हो जो दुपट्टे को रस्सी की तरह गले में बांध रहा है। अभी इसे खोलकर सर पर डुबाओ। कम से कम बंदा घर से बाहर निकलते हुए त्याग कर लेता, मगर नहीं, हर बात समझानी पड़ती है। अब ऐसा बेहद गुस्से से इसे देखते हुए बोला। तो मेहरोज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बाहर काफी लोग मौजूद थे तो इसे खुद को डांप कर आना चाहिए था। अच्छा ना, अब डांटे तो नहीं, आइंदा याद रखूंगी। टमाटर कल्ले से निकालते सर पर लेती बोली। तो अवैजा ने सर हिलाया। डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। तो इस बार कदरे नरमी से बोलते हुए मुस्कुराई। हान को ज्यादा उठाने अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बस हाथ पकड़ लेना, खुद चल लेगा। अवैध ऐसा समझाते हुए कहा। तो शमेरोश ने इस बात पर सर हिलाया। मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, तुम तैयार रहना असर तक। वो संजीजी से बोला। तो मेरोज ने सर उठाकर से देखा। आप नहीं आएंगे? लाला की तबीयत पूछने मुझे जगती हुई बोली। क्या मुझे आना चाहिए? अवैधा शाह ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर आएंगे, आप सबके आपसे मिलना चाहते हैं। वो खुशी से बोलते अवैधा हल्का सा मुस्कुराया। ओके, जब तुम दोनों को लेने आऊंगा कुछ देर सबसे मिल लूंगा। अब जाओ तुम दोनों, खुदा हाफिज। अब ऐसे से बात करके कहते हुए रोहान को इससे लेकर उसकी वही गाल चूमी जिस पर मेहरोज ने किस की थी। फिर रोहान मेहरोज को दिया तो वो खुदाफिज बोलती गाड़ी से उतरी और उनकी तरफ जाने लगी। तो वैसे गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए गया। मेहरोज रोहान को लेकर ऊपर लॉन्च में आई थी, क्योंकि नीचे में माँ थे। एक मुलाजमा रोहान का बैग मेहरोज के कमरे में रख रही थी। बड़ी सब खवातीनें नीचे थी जबकि वो चारों ऊपर थी, क्योंकि अब वो मेहमानों की खातिरदारी कर कर थक चुकी थी। इन तीनों ने जैसे मेरोज की गोद में रोहान को देखा, तीनों ही तेजी से उस तक आई। उन सब की छोटे बच्चे पसंद थे, मगर फिर भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो अब रोहान को देखकर खुशी से खेल उठी थी। रोहान इतना प्यारा था कि तीनों पागल सी हो रही थी। क्यों मरहा इसकी गाल खींच कर बोली। तो रोहान ने शर्मा कर चेहरा मेरोज की गर्दन में छुपा लिया। हाँ देखा, बच्चा डर गया, तुम से हटो, मैं उठाती हूँ, देखना मेरे पास आ जाएगा। सिर जोर से हंसी बोली। तो मेरा मुंह बनाती पीछे हुई।
सिरिन ने पीछे से आते रूहान की तरफ हाथ बढ़ाया तो रूहान ने इसका हाथ थामकर खुद से दूर झटका। अब हंसने की बारी मरहा की थी। क्या हुआ सिरिन, उठाओ ना। हंसते बोलते सिरिन ने गुस्से से घूर कर देखा। खान को रूम में लेके जाए मैम। खान को रूम में लेके जाए मोम। मेरोश ने इसे देखते हुए सवाल की तो रूहान ने जल्दी से सर हिलाया। अभी मेरोश अपने रूम की तरफ बढ़ती कि रूहान की नजर एक तरफ खड़ी पलवशे में गई और सबसे रूहान ने अगले अमल पर हैरत से मुंह खोले थे। जब रूहान ने मेहरोश के चेहरे पर दोनों हाथों में थाम कर इसका चेहरा पलवशे की तरफ मोड़ा, जो फिर इसके दोनों बाजू पलवशे की तरफ वाकई जैसे वो इसके पास जाना चाहते हैं। मॉम बेबी। इसे पलवशा सी लगी थी तो इसने मेहरोश को बता दिया था कि बेबी है। उसके अल्फाज समझते सबके कहे गूंजे थे। मेहरोज जैसे ही पलवशा के पास गया तो इसकी गोद से हमक हमक परशे की गोद में कूदने की कोशिश करने लगा। वो भी खुशी से अपनी बाहें फैला भर गई तो मेहरोज ने होंठ निकाल कर इस रूहान को देखा जो अपनी पाल्टी बदल चुका था। इसे कहते हैं बेवफाई की आलमसाज। सीरत उससे हरकत पर मुस्कुरा कर बोली तो बाकी सभी मुस्कुराए। अरमान अभी सोया हुआ था तो इसलिए मेरा रिलैक्स थी। वैसे भी अब अरमान की हालत पहले से थोड़ी नॉर्मल थी क्योंकि अब तो हॉस्पिटल का माहौल बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ सुकून नहीं मिला था। दूसरा हवेली में इसका खास ख्याल रखा जाता था। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी अगली किस्त के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।